हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है। तो उसमें हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये सारे किसके पॉइंट थे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। हमने इन पॉइंट को अलग अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया है। उसी का ही सेक्शन 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, लीगल ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट क्या मतलब कि यदि हमारे पास दो पार्टियां, आप सभी को पता है, ऑफर एंड ऑफरी, दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तभी हम कहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यदि दोनों पार्टियों का ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है तो वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। तो उसी पॉइंट को हम आगे डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मीन द पर्पज़ ऑफ फॉर्मिंग द टाइप, मतलब कि जिस पर्पज़ को लेकर हमने क्या बनाया है, कॉन्टैक्ट बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पज़। मतलब कि जैसा कि मेरे फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड के आगे ऑफर रखी, आप मुझे अपना साइकिल दे दीजिए 5000 का, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है, साइकिल लेना, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे लेना, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है, ठीक है। यदि मैंने कहा कि तू ना उसकी चोरी कर ले साइकिल की, ठीक है, मैं तुझे 5000 दूंगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल होगा ना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मीन्स द पर्पज, मतलब जो पर्पज लेकर तो भी मैं कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नहीं तो वो वाइड ही रहेगा। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन इज द बेनिफिट रिसीव्ड बाय बोथ द पार्टी। जैसे मैंने ये साइकिल की एग्जांपल ली पहली वाली, तो इसमें है कि मेरा कंसिडरेशन क्या होगा, साइकिल हो गया, और उसका कंसिडरेशन क्या होगा, 5000 रुपीज़ हो गया, तो कंसिडरेशन हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी यही था। तो कुछ केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सेम ही हो, अलग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सम टाइम बोथ आर कंसिडरेशन एज द सेम थिंग बट जनरली दे आर डिफरेंट, बोथ मस्ट बी लॉफुल इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट की नज़रों में दोनों क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने केस बोल दूँ, जैसे कि एक फादर ने लोन लिया, मेन मकसद लोन का क्या था कि बच्चों को पढ़ाना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को पढ़ाना, और कंसिडरेशन क्या है, लोन है। तो इस केस में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अलग अलग है। तो चलो आपने इन चीज़ों में नहीं उलझना कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सेम है कि नहीं है, बस आपको इतना पता है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। मेन हमारा कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी के साथ ऑफर कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। तभी हम कहेंगे वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यदि दोनों ही इलीगल या रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम वो कहेंगे वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। यह टर्म आपको बहुत अच्छे ढंग से पहले से ही आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल, यदि ऑफर एंड ऑफरी का दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यदि आपको पता ही है दो लेवल, यदि ऑब्जेक्ट क्या है या फिर कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, ठीक है, तो वो तो स्टार्टिंग से ही क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि हमारा सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों के बीच में क्या होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। स्क्रीन पर देख रहे हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जब लीगल नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एग्रीमेंट, जो हमने ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल नहीं है, क्या टोटली क्या है, अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है वो क्या है, अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। तो आपको अच्छे से समझा आ गया। और सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 24 कहते हैं जब पार्ट मतलब यहाँ तो टोटली है ना, अनलॉफुल है, या जब पार्ट क्या है, अनलॉफुल है, पार्ट मतलब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, तो ये क्या डिपेंड करता है, सर्वेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, डिपेंड करता है एग्रीमेंट की कैसे सर्वाइव कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, इसको हम 23 और 24 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए वॉइड एग्रीमेंट, डिटेल में आएगा अगला क्वेश्चन आपको ना, तो आपने वहाँ पर 23 को और 24 को डिटेल में लिख सकते हैं, ये भी आपका एक पॉइंट बन गया, ठीक है।
सेक्शन 23 को मैं आपके साथ डिस्कस डिटेल में करूँगी। एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड ऑफरी के बीच में कौन सा एग्रीमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है, तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किसको कहेंगे हम, ये मैं आपके सामने 6 पॉइंट पढ़ूंगी, 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो 6 के 6 पॉइंट क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट होंगे, ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट फॉरबिडन वाला, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट, हम दोनों ने ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, हम दोनों को ऑफरर एंड ऑफरी ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया है। ठीक है, मीन्स एन एक्ट विच इज़ नॉट परमिटेड टू बी डन अंडर द लॉ, जो लॉ के अंदर क्या है, परमिशन नहीं है। ठीक है, जैसे क्राइम करने की परमिशन नहीं है, किसी को डिफीट करने की परमिशन नहीं है, और हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है, तो वो क्या होगा, इलीगल माना जाएगा। वो एग्रीमेंट क्या होगा, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आपकी बुक में है, आपने ये देख लेना, नूतन कुमार वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, 1994 में किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि आपने लीकर मार्केट में बेचनी है, शराब बेचनी है, तो गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि आपने विदाउट लाइसेंस आप शराब बेच रहे हो, तो वो क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, कोर्ट ने, लॉ ने आपको परमिशन नहीं दी गई है, तो वो कौन सा एग्रीमेंट हो जाएगा, इलीगल, या फिर ऐसा भी कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट होगा, और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। तो हमने सेक्शन 23 का पहला पॉइंट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, हम कौन, ऑफरर एंड ऑफरी ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जो, हाँ ठीक है, अब तो हम ठीक लग रहा है, हम अपने ऑब्जेक्ट लिया कि, लेकिन वो किसी अदर लॉ, इंडिया में कोई बहुत सारे लॉ जो हमें पता नहीं होते, पर उस लॉ को क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है, उस लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो भी क्या होगा, अनलॉफुल होगा। ठीक है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने और मेरे पार्टनर ने ये डिस्कस किया कि हम अपनी इनकम को ऐसी जगह पर लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जिसके कारण हमें क्या देना, टैक्स नहीं देना पड़े। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने इनकम टैक्स के लॉ को तो डिफीट कर ही रही हूँ ना, तो इस टाइप से हम आपस में यदि ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो अनलॉफुल होगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड, जिसमें हम दोनों का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड करना, मतलब कि मैं ऑफर एंड ऑफरी, मतलब फ्रॉड आपको पता है, ये डेफिनेशन हमने डिटेल में कर ली है। जब हमें चीज़ों का पता है और हमने बेनिफिट लेने के लिए दूसरे को डिफीट करना है, तो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो स्टार्टिंग से क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यदि फ्रॉड करना है तो वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये जैसे कि ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि मैं मेरी एक लैंड है, तो मैंने एक एजेंट रखा है, एजेंट किसी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ ऐसे कॉन्टैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हें लैंड बिकवा दूंगा। ठीक है, तुम ना चुपके से मुझे इतने पैसे दे देना, तो एक टाइप से वो अपने ओनर को पूरा पैसा बता देता है, तो एक टाइप से फ्रॉड कर रहा है ना, क्योंकि एजेंट का काम क्या आता है, प्रिंसिपल और एजेंट के क्या रूल्स होते हैं हमने डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पर्पस क्या है, दूसरे पर्सन की इंजरी करना, किसी को मार देना, किसी को चोट दे करना, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इलीगल है ना। और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी प्रॉपर्टी को खराब कर देना, ये कर देना, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। ठीक है, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी की प्रॉपर्टी या फिर किसी भी सामान को, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में चले जाओ, पर ये करने का अधिकार नहीं है, तो वो इलीगल माना जाएगा और वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। ऑब्जेक्ट इज इमोरल मतलब जैसे कि हमने सभी को पता है कि हमें अपनी लाइफ में, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें अपना काम किस में, मोरली करना है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट, यदि हम कोई कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, तब हमें मोरली करना है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इमोरल है, और फिर उस इमोरल को लेकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, 6 पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी किसे कहते हैं, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा जो पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट है। पब्लिक पॉलिसी किसे कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी वो होती है जो पब्लिक के बेनिफिट को देख कर बनाई जाती है, इसमें खूब सारी पब्लिक का क्या हो, बेनिफिट हो, ऐसी पब्लिक को देख कर हमें क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो किसके अपोज है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो आप सारे समझ गए ऑब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये मैंने जो आपके सामने 6 पॉइंट पढ़े हैं, आपसे डिस्कस किया है, ये सारे क्या कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं, सेक्शन 23 के अंडर आते हैं, और सारे के क्या कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है,
जो मैंने अभी आपको कहा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें 3 पॉइंट आते हैं, ठीक है। उन्हीं 3 पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला है एग्रीमेंट टू प्री जस्टिस ऑफ द स्टेट, जो मैं अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, या मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दूसरा है एग्रीमेंट ऐसा जो किसको इंटरफेयर कर रहा है, जस्टिस को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंटरफेयर कर रहा है, वो भी क्या है, पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट है। एग्रीमेंट इन वायलेशन ऑफ पब्लिक डिसेंसी, ठीक है, ये भी उनको क्या कर रहा है, डिफीट कर रहा है। तीनों पॉइंट क्या है, पब्लिक के अगेंस्ट हैं, तो ये क्या होंगे, इलीगल भी होंगे किसी केस में, वॉइड एग्रीमेंट होंगे, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसका पहला पॉइंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट टू प्री जस्टिस ऑफ द स्टेट, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं, ट्रेडिंग विद द एनिमी। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर एनिमी का मतलब ये नहीं है देश के अंदर, हमारे देश के बाहर के एनिमी का मतलब है, ठीक है। ऐसे तो हमारी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसको वहाँ पर नहीं लेकर जाना। हमें ये अधिकार नहीं है, हमारे इंडिया के रूल्स में अधिकार नहीं है कि हम दूसरे देश के कंट्री यदि हमारी उनके साथ वॉर छिड़ी हुई है तो हम उसके साथ क्या करें, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। ट्रेडिंग विद द एनिमी, हम व्यापार अपने शत्रु के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो एग्रीमेंट मेड बिफोर द वॉर, यदि बाई चांस पहले तो वो हमारा शत्रु नहीं था, तो क्या था, वैलिड कॉन्टैक्ट था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगी, वॉर छिड़ गई, तो वो जो हमने वैलिड कॉन्टैक्ट बनाया था वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और सस्पेंडेड हो जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन है, हमारे वॉइड कॉन्टैक्ट की। देखो मैं आप बहुत बारी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्टैक्ट, वॉइड कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन यही है। पहले हमारा दूसरे कंट्री के साथ क्या था, वैलिड कॉन्टैक्ट था, लेकिन उसके साथ वॉर छिड़ गई तो वो क्या बन गया, वॉइड कॉन्टैक्ट। यही डेफिनेशन है जो हमारे पहले चैप्टर में की थी, बस यहीं पर वॉइड कॉन्टैक्ट का पॉइंट आता है। बाकी हम हमेशा वैलिड कॉन्टैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट की बात करते हैं, वॉइड कॉन्टैक्ट की बात नहीं करते। वॉइड कॉन्टैक्ट की बात तभी करते हैं जो पहले क्या था, वैलिड था, फिर उसके साथ वॉर छिड़ गई, वो बाद में क्या हो गया, वॉइड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन मैंने आपको रिवाइज करा दी यहाँ पर। दूसरा है एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द वॉर। देखो पहले तो क्या था, है ना, मेड ड्यूरिंग द वॉर, देखिए ये तो पहले बना था, तब वैलिड कॉन्टैक्ट था। अब हमें पता है कि हम दुश्मन देश के साथ कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर क्यों किया आपने एग्रीमेंट, क्यों किया? यदि आपको पता है ये पहले हमारा लॉ परमिशन नहीं देता है और आपने फिर भी कर लिया, तो वो क्या मानेगा, स्टार्टिंग से इलीगल माना जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट तो बाद की बात है ना, स्टार्टिंग से इलीगल माना जाएगा, आप पर केस होगा। आपको तो अधिकार ही नहीं था कि आप दुश्मन के साथ क्या करें, एग्रीमेंट करें। यदि आपने दुश्मन के साथ एग्रीमेंट कर लिया है तो वो इलीगल माना जाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे ट्रेडिंग विद द एनिमी क्या होता है, हमारा अपनी ये इस पॉइंट के अंडर आता है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। इन मतलब कि सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस का मतलब है मैंने जॉब ले ली है, ठीक है, मैं जो अपार्टमेंट अथॉरिटी है उनको बोलती हूँ, उनको कोई बंदा मिल गया, उसको कहती हूँ ये ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, मुझे जॉब मिल जाए। तो ये क्या है, क्योंकि उस पर्सन का मकसद ही क्या था कि इंटरव्यू ले और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट थे। यदि वो पैसे लेकर आपको जॉब देता है तो वो क्या है, पब्लिक पॉलिसीज़ के खिलाफ है, अलग है, तो वो एग्रीमेंट शुरू से क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, इलीगल भी होगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, मतलब कि मैं ऐसा एग्रीमेंट करते जो मेरे ड्यूटी के अपोज है। जैसे कि मैं एक पुलिसमैन है, मेरे घर में चोरी होगी तो उसको रिपोर्ट लिखा दी, तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो चोर को ढूंढे और मेरा सामान वापस करे। लेकिन वो मुझे कहता है कि मैं तभी चोर को ढूंढूंगा, ये ढूंढ गया मैं तुम्हारा पैसा वापस करवा दूंगा, तो तुमने मुझे 5000 रुपीज़ देने हैं। तो मतलब कि वो अपनी ड्यूटी के खिलाफ कर रहा है ना, इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। तो इस टाइप का एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। एग्रीमेंट इंटरफेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट हमने कर लिया था ना, उसका पब्लिक पॉलिसी है, दूसरा पॉइंट आ गया एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, ठीक है। एग्रीमेंट इंटरफेयर विद द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये आपको पता ही है कि कोई भी जस्टिस है उसको इंटरफेयर करता है। जैसे मैंने कहा एग्रीमेंट टू गिव मनी टू इंड्यूस ए पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस इज इलीगल। जैसे मैं किसी पर्सन को कहते हैं ये पैसे ले लो, आप कोर्ट के आगे ना झूठे गवाह या झूठी एविडेंस रख दो, तो ये क्या होगा, इलीगल हुआ ना, ठीक है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ठीक है, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि
कोर्ट में केस चला हुआ है ना, केस चला हुआ है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम केस वापस ले लो। पर कुछ केसेस में तो होता है ना आपस में एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन कि कैश दूंगा, तो ये क्या माना जाएगा, लेकिन वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो क्या है, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, तो ये भी क्या है, इलीगल माना जाएगा। और ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और ये वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन वायलेशन ऑफ पब्लिक डिसेंसी, मतलब कि जैसे कि पब्लिक जितने पॉइंट आपके सामने बोल रही हूँ पब्लिक की पॉलिसी के अगेंस्ट है, पब्लिक को डिफीट कर रहे हैं। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं अभी तक आपको बोल रहे हैं है ना। तो सबसे पहले मैरिज ब्रोकेज एग्रीमेंट है, मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, किसी पर्सन ने, किसी ऑफर ने ऑफर किया कि हाँ आप ना अपनी मैरिज तोड़ दो, मैं 5 लाख रुपये दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से एग्रीमेंट कर लिया, वो बाद में मुकर जाता मैंने नहीं देना, तो ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते, कोर्ट में इसके लिए आप केस लड़ ही नहीं सकते। एग्रीमेंट अगेंस्ट मैरिटल ड्यूटीज़, जो मैरिज की ड्यूटीज़ होती है उसके अगेंस्ट आप यदि एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। अब थर्ड पॉइंट हमारा एग्रीमेंट हम ऐसा बनाते हैं जो पब्लिक लिबर्टी, पब्लिक पर्सन की लिबर्टी, पब्लिक की जो इंडिपेंडेंस है उसको क्या लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। किसी भी हमारे इंडियन में हम किसी को भी हम ऐसा एग्रीमेंट नहीं करते जिससे दूसरे पर्सन की लिबर्टी, फ्रीडम ख़त्म करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेक्शन 23 पढ़ रहे थे। सेक्शन 23 क्या कह रहा था, सेक्शन 23 ये कह रहा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, टोटली लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। और सेक्शन 24 कहता है कुछ पार्ट लॉ के अकॉर्डिंग है पर कुछ पार्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तब क्या करें, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द सिंगल कंसिडरेशन और वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन और सेवरल कंसिडरेशन फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है, मैं आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस करूँगी इसको आगे डिटेल में। वेयर द लीगल एंड इलीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड, मतलब कि जब हमने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके वो क्या है, कुछ पार्ट क्या है, इलीगल है, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे कंसिडरेशन है, और दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दो कर लिए, यदि तो हम लीगल पार्ट को अलग कर दो, इलीगल पार्ट को अलग कर दो। ठीक है, यदि अलग अलग हो गया, जो लीगल पार्ट होगा वो वैलिड होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड इन्फोर्सेबल है, और इलीगल पार्ट को यदि हमने अलग कर दिया वो क्या होगा, वॉइड होगा और अनइन्फोर्सेबल होगा। तो समझ गए आप। ठीक है, मतलब कि एक ही था, हमने कॉन्टैक्ट किया, उसके कुछ पार्ट क्या था, लीगल था, वो वैलिड माना जाएगा, वैलिड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। जो इलीगल पार्ट था उसको क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, समझ गए। वेयर द लीगल एंड इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, यदि हमने ऐसा कॉन्टैक्ट किया जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, लीगल और इलीगल पार्ट को सेपरेटेड नहीं किया जाता, तो वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, कोई अलग ही नहीं कर सकते। जहाँ अलग कर सकते हैं ना, जहाँ पर अलग कर सकते हैं बहुत वैलिड में हो जाएगा, जहाँ पर अलग ही नहीं कर सकता तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ होंगे। सेक्शन 24 कर रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, लीगल होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, हमारा कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। हमने इस पर स्ट्रेस दी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा सेक्शन 23 पढ़ा, सेक्शन 24 पढ़ा। सेक्शन 23 क्या कहता है, टोटली जो हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। और सेक्शन 24 क्या कहता है कि हमारा कुछ पार्ट क्या है, इलीगल है, पार्ट क्या है, लीगल है। ठीक है, तो आपको सभी को पता है यदि जब 23, 24 आ जाते हैं, जहाँ पर लीगल पार्ट नहीं होता है वहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो कभी भी वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से पॉइंट डाल के आपके 2-3 क्वेश्चन और तैयार होंगे, वैलिड कॉन्टैक्ट में डाल दो। और यदि जहाँ पर आप वॉइड एग्रीमेंट का लो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर सेक्शन 23 और 24 को आप डिटेल में इसी पॉइंट को डिस्कस कर दो, तो आपका वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपने लीगल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है, ओके बाय।